जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी के से जो है संबंधित केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में जानेंगे। ठीक है, और सबसे पहले क्या करेंगे, केंद्रीय मंत्री परिषद से संबंधित जितनी भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको हम देखेंगे। उसके बाद इसी वीडियो में 70 प्लस रिलेटेड क्वेश्चन जो है इससे डिस्कस करेंगे, पूरा संपूर्ण डिस्कशन। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। तो देखेंगे कि पहला पॉइंट है, कहते हैं कि केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री शामिल होते हैं। कौन कौन सा? एक प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री शामिल होते हैं। अनुच्छेद 74A के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? ये 74 के ए में कहा गया है। जिसका प्रधान जो है वह प्रधानमंत्री होगा। जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करेगा, परंतु राष्ट्रपति ऐसी सलाह का साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात ही दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा और यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 74 के 2 के अनुसार इस प्रश्न की किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी है, और यदि दी है तो क्या है, यानी कि यह जांच का विषय नहीं है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अनुच्छेद 75A के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। देखिए यहाँ ध्यान में रखेंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये 75 के ए में वर्णित है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। अन्य मंत्री की नियुक्ति जो है वो भी राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह से। अनुच्छेद 75A के क, ध्यान में रखेंगे कि अनुच्छेद 75A के क के अनुसार मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी जितना भी लोकसभा में सदस्य है उसके 15% से अधिक जो है मंत्री नहीं होनी चाहिए। राज्यों में जहां पर सीटों की संख्या 40 होगी वहां अधिकतम 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। अधिकतम 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। संविधान के 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा उपरोक्त प्रावधान को संविधान में शामिल किया गया। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। ध्यान में रखेंगे कि मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। देखिए ये चीज़ ध्यान रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया। चलते हैं अगला पॉइंट पे। कह रहा है कि कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है। मंत्री उत्तरदायित्व के कारण जो है अधिकारी अनामता के सिद्धांत से संरक्षित रहते हैं और अधिकारियों के द्वारा किए गए
कार्यान्वयन के जिम्मेवार अंतिम रूप से मंत्री की होती है। अगला है कि केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि केंद्रीय कैबिनेट जो है किसके अधीन होते हैं, तो सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होते हैं। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, कैबिनेट सचिव, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह के किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। यानी कि 6 महीना के बाद वह मंत्री नहीं रहेगा अगर किसी सदन का वह सदस्य नहीं है तो। अगला है करें कि प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री तथा जितने भी मंत्री अन्य मंत्री हैं सभी को जो है शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। प्रधानमंत्री जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। संघीय मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 78 के अनुसार ध्यान में रखेंगे कि अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन तथा विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाए। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या कितना है, 18 थी। कितना थी, 18 थी। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या कितना था, 18 था। देखिए यहाँ तक जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स था केंद्रीय मंत्री परिषद से संबंधित वो सारे को हम कवर कर चुके हैं। अब इससे रिलेटेड लगभग 70 प्रश्न इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं पहला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। तो पहला है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाममात्र नेता होता है, नहीं, सर्वोसारा वही होता है। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, नहीं, वह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। अपने मंत्रियों से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता, अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है, नहीं, वह बर्खास्त कर सकता है। अगला है चौथा नंबर कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। यह बिल्कुल कथन सही है और यही पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के 1 में स्पष्ट उल्लेख है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। जिसका प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। वह अनिर्णित ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो उस दल का नेता है जिसका लोकसभा में बहुमत है, या ऐसे व्यक्ति जो अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करके लोकसभा का विश्वास जीत लेगा। अन्य सभी मंत्री राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। अगला कि प्रधानमंत्री व्यवहार में राष्ट्रपति के माध्यम से किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। यानी कि व्यवहार में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। चलते हैं अगला प्रश्न नंबर 2। कहता है कि भारत का प्रधानमंत्री डैश होता है, तो ये होता है नियुक्त होता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। भारत का प्रधानमंत्री ऑप्शन डी हो जाएगा, नियुक्त होता है। चलते हैं अगला प्रश्न नंबर 3। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, सत्य नहीं है। तो पहला कथन पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति या राज्यपाल
को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है, यह कथन क्या है? सही है। कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन करने के लिए विवश नहीं कर सकता है, यह कथन भी सही है। तीसरा कथन है, एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 मास की लिखित सूचना अवश्य देनी होती है, यह कथन भी सही है। देखते हैं चौथा नंबर कथन क्या है। कह रहा है कि मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है? नहीं, जांचने के लिए कोई न्यायालय अधिकृत नहीं होता है, यानी कि यह कथन क्या है? गलत है और यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। कहता है कि अनुच्छेद 74A के अनुसार राष्ट्रपति अपना शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा। अनुच्छेद 74 के 2 के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी है, यदि दी है तो क्या दी है, इसका कोई जांच न्यायालय में नहीं करते हैं। ऐसा ही व्यवहार राज्यपाल के संदर्भ में अनुच्छेद 163(3) में प्रदान किया गया है। अन्य सभी विकल्प क्या है? सही है। चलते हैं अगला प्रश्न नंबर 4। कहता है कि भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य क्या है? यह केंद्रीय सरकार का है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगला प्रश्न नंबर आपका देखते हैं इसके व्याख्या को। कह रहा है कि अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है। प्रमुखतः यह लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होता है। चलते हैं अगला प्रश्न नंबर 5। कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 78 में प्रावधान है कि दायित्वों का मंत्री के, ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है किसके दायित्व का? तो प्रधानमंत्री के दायित्व का। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं इसकी व्याख्या। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है, जिसके तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे। नेक्स्ट देखते हैं ख में क्या है। ख में है कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। और ग में है कि किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। चलते हैं अगला प्रश्न नंबर 6। कैबिनेट का तात्पर्य है कैबिनेट स्तर के मंत्री। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं इसकी व्याख्या पे। कैबिनेट यह मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है, जबकि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित राज्य मंत्री एवं उप मंत्री भी शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल का उल्लेख मात्र अनुच्छेद 352 में 44वें संविधान संशोधन से है। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न नंबर 7। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट में सम्मिलित कौन होते हैं? केवल और केवल कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8 पे। कहता है कि संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति
किसके पास होती है? तो ये प्रधानमंत्री के पास होती है। संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति किसके पास होता है? तो प्रधानमंत्री के पास होता है। चलते हैं इसके व्याख्या पे। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाममात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है तथा वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती है। प्रधानमंत्री के चयन तथा नियुक्ति के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 75 में उल्लेख है। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कारक उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आप देखेंगे कि कौन सा कथन सही है। पहला नंबर कथन है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयाँ प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कही जाएंगी नहीं, ये राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएंगे। अब देखिए ये क्या होगा, 2 नंबर कथन गलत है। करा कौन सा कथन सही है? तो सही है इसका कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर केवल एक ही क्या है आपका, देखिए यहाँ दिया है कि उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सही है, तो केवल एक सही है। चलते हैं इसका व्याख्या पे। कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 के 1 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयाँ ये राष्ट्रपति के नाम से हुई कही जाएंगी। अनुच्छेद 77 के 3 के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। ठीक है, इस प्रकार क्या हो गया, कथन 1 आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 10 नंबर कहता है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन का सदस्य है तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपना पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। वह अविश्वास प्रस्ताव के स्थिति में क्या होगा कि पक्ष में क्या होगा, अपना वोट नहीं दे सकेंगे। चलते हैं अगला, देखते हैं इसकी व्याख्या। कह रहा है कि प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद कोई सदस्य जो किसी भी सदन का सदस्य है वहाँ बोल सकता है, मतदान कर सकता है, किंतु जिस सदन का सदस्य नहीं है वहाँ बोल तो सकता है किंतु क्या होगा, मतदान में भाग नहीं ले सकता है। और विश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लाया जाता है। यदि यह लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 11। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है? ये अनुच्छेद 75 करता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति एवं पदच्युति को विवेचित करता है। अनुच्छेद 75 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 75 2 के अनुसार ये सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। ठीक है, पद धारण करेंगे। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 12 नंबर प्रश्न है कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं कौन? तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। आमतौर पर वह लोकसभा का सदस्य होता है क्योंकि लोकसभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है और वह लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनाए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ज़्यादा लोकतांत्रिक यही है कि वह लोकसभा का सदस्य हो, लोकसभा का
सदस्य हो। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 13। कहता है कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत के प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं इसकी व्याख्या। कहते हैं कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 14। कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? यह प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 15। कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, भारत के प्रधानमंत्री के नियुक्ति के समय अब देखेंगे, तो इसका राइट आंसर जो होगा कि जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं इसके व्याख्या पे। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के द्वारा अपना नेता चुना जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय उसका किसी सदन का सदस्य नहीं होना आवश्यक नहीं है, किंतु प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किए जाने के 6 माह के भीतर उसे किसी एक सदन, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बन जाना आवश्यक होगा, अर्थात 6 माह बाद वह अपने पद पर नहीं बना रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 16। कहता है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष का होनी चाहिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए इसका क्या, चलते हैं इसके व्याख्या पर। संविधान के अनुच्छेद 75 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। वह व्यक्ति संसद सदस्य, लोकसभा या राज्यसभा होना अनिवार्य है अथवा 6 माह के भीतर उसे संसद का सदस्य होना होगा। अगर वह उस समय संसद का सदस्य नहीं है तो क्या होगा, संसद का सदस्यता 6 माह के भीतर उसको लेना आवश्यक हो जाएगा। अर्थात लोकसभा के सदस्य के लिए कम से कम 25 वर्ष तथा राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए। इसे न्यूनतम आयु 25 वर्ष लोकसभा सदस्य हेतु है, यानी कि आपका राइट आंसर जो होगा न्यूनतम पूछे तो 25 वर्ष होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 17। कह रहा है कि उप प्रधानमंत्री पद का सृजन है। उप प्रधानमंत्री का जो सृजन हुआ था वह संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ था, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए, उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख संविधान में नहीं है तथा राजनीतिक बाध्यताओं के कारण संविधान के प्रावधान से हटकर इस पद का सृजन किया जाता है कि जो कि पूर्णतः गैर संवैधानिक पद है, जो कि पूर्णतः क्या है, गैर संवैधानिक पद है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह डैश, यह असम राज्य से राज्यसभा सदस्य हैं। ठीक है, उस समय थे कहाँ से, असम राज्य से राज्यसभा के सदस्य थे। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कर रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह असम राज्य से सर्वप्रथम 1991 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। तभी से वह लगातार असम से ही 1996, 2001, 2007 तथा 2013 में राज्यसभा के सदस्य बने। ठीक है, बने। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री को ये क्या होता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं इसके व्याख्या पे। कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 75 के 1 के तहत प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सामान्यतः राष्ट्रपति द्वारा बहुमत पार्टी
बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित व्यक्ति वह संसद सदस्य हो भी सकता है और नहीं भी को क्या है प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तथापि लोकसभा में किसी भी दल का पूर्ण बहुमत न होने पर पूरी तरह से राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वह किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करे। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आपका 20 नंबर प्रश्न है कि अग्रलिखित में कौन सा वक्तव्य सही है। भारत का प्रधानमंत्री अपने क्या होगा, भारत का प्रधानमंत्री जो है अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कराए कि प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का प्रावधान होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। उसे अपने सहयोगियों के रूप में ऐसे व्यक्ति को चुनने का पूर्ण अधिकार है जो उसके साथ मिलकर कार्य कर सके। इस प्रकार मंत्री के चयन में वह स्वविवेक का प्रयोग करता है। वह संसद के बाहर के व्यक्ति को भी मंत्री बना सकता है, परंतु उस मंत्री को 6 माह के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है। ऐसा न होने पर उसे 6 माह के पश्चात मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। यह अनुच्छेद 75 के 5 में कहा गया है। नेक्स्ट है करे कि जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है कितने दिन तक, तो यह 6 माह तक रह सकता है। 6 माह के बाद जो उसको किसी न किसी सदन का सदस्यता लेना अनिवार्य हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 कहता है कि भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है 6 माह के बाद। 6 माह तक तो बना रहेगा, लेकिन 6 माह के बाद जो उसको मुक्त कर दिया जाएगा, पद मुक्त कर दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर आपका 23 कह रहा है कि भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन देखेंगे कि संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि संसद का सर्व प्रमुख कार्य है कि मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। यह भी कथन सही है। तीसरा कथन है कि मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है नहीं, वह उच्च सदन से भी उसकी सदस्यता ले सकता है। नेक्स्ट है कि मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त होना चाहिए। यह कथन क्या है, सही है। कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो सी नंबर आपका सही नहीं है और सी ही आपका राइट आंसर होगा। देखिए कह रहा है कि सी गलत है क्योंकि मंत्रिमंडल का सदस्य निम्न सदन लोकसभा के साथ साथ उच्च सदन राज्यसभा का भी हो सकता है। यहाँ तक कि संसद के दोनों सदनों के बाहर का व्यक्ति भी मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है, परंतु उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी सदन का सदस्यता बनना होगा। चलते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आपका 24 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है किसके प्रति, तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा के प्रति तो उत्तरदायी होता ही होता है। एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत भी क्या है, यह उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार ये भी कथन क्या है, सही है, लेकिन अनुच्छेद 74 के 3 के तहत ये गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। कौन सा कथन सही है, तो 1, 2 और 3 कथन क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट है कि देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 75 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यह एक संवैधानिक बाध्यता है, अतः क्या है, अविष्ट विकल्प बी सही होगा और अनुच्छेद 74 के 3 संविधान में है ही नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर आपका 25 नंबर प्रश्न है,
मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? तो मंत्रिपरिषद जो उत्तरदायी होते हैं वह सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति, जो कि इसमें ऑप्शन में है ही नहीं। तो चलिए देख लेते हैं इसके व्याख्या को। देखिए इसकी व्याख्या है, कहता है कि अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार, अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, अतः निकटतम उत्तर संसद होगा। चूंकि लोकसभा का विकल्प नहीं है तो आप यहाँ संसद भी लगा सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसका 26 नंबर कहता है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? यहाँ अगर लोकसभा रहता तो क्या होगा, लोकसभा ही मारते, लेकिन यहाँ देखिए लोकसभा अध्यक्ष दिया है, नहीं, लोकसभा अध्यक्ष था, राज्यसभा सभापति ये भी नहीं, राष्ट्रपति के प्रति भी नहीं। तो निकटतम उत्तर क्या है यहाँ पे? निकटतम उत्तर ए है, लेकिन मंत्रिपरिषद जो है यह उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। ठीक है, चलते हैं इसकी व्याख्या। कह रहा है कि 27 नंबर क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 28, कहता है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग देने के उपरांत निम्न में से कौन सा कथन एक सही स्थिति नहीं है? तक इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, यानी कि यही कथन क्या आपका यह लागू नहीं होता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं इसकी व्याख्या को। कहता है कि राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 2 आधारों पर घोषित किया जा सकता है। एक तो अनुच्छेद 356 में ही वर्णित है और दूसरा अनुच्छेद 365 में संविधान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन होने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। वैकल्पिक व्यवस्था यानी नई सरकार का गठन होने तक मंत्रिपरिषद क्या होगा, कार्य करती रहेगी। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 29, कहता है कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति, केवल लोकसभा के प्रति। देखिए नेक्स्ट है इसका व्याख्या कि अनुच्छेद 75 के 2 के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो चलिए चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 30। प्रश्न नंबर 30 को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका कि संघ, पहला कथन क्या है? संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। यह कथन क्या है? सही है। तो दूसरा कथन है संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं, नहीं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत करते हैं। तो कथन एक सही है, केवल एक सही है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहे हैं कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी नहीं होता है, तो यह किसके प्रति होता है? यह होता है लोकसभा के प्रति। दूसरा कथन है संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, यह आपका कथन सही है। तीसरा कथन है विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, यानी कि 2 और 3 कथन क्या है? सही है। तो इसका राइट आंसर जो होगा 2 और 3 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद क्या होता है? लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, न कि संसद के, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा आते हैं। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 78 क के अनुसार प्रधानमंत्री विधि एवं
प्रशासन संबंधी प्रस्ताव को संसूचना राष्ट्रपति को देगा। संसूचना किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 32, कराए कि निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्याग पत्र दे देना चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगला प्रश्न, इसका व्याख्या देख लेते हैं। कहते हैं कि प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन लोकसभा में बहुमत खो देते हैं तो वह त्याग पत्र दे देते हैं। इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, किंतु निम्न सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था अनुच्छेद 75 के 3 के कारण यह परंपरा है कि बहुमत खोते ही त्याग पत्र दे देता है। नेक्स्ट है 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो ये विश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कराए कि संसद में विश्वास प्रस्ताव यानी कि समर्थन प्रस्ताव के रूप में सरकार द्वारा रखा जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव को संसद लोकसभा में ही स्वीकृति अथवा अस्वीकृति किया जाता है। सरकार विश्वास प्रस्ताव संसद लोकसभा में तभी लाती है जब उसे लोकसभा में अपना बहुमत का समर्थन साबित करना होता है। विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री या उसकी मंत्रिपरिषद अथवा उसमें कोई एक सदस्य रख सकता है, जबकि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। यानी कि विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री रखेंगे या उनके मंत्रिपरिषद या उनमें से कोई भी एक सदस्य यानी कि पक्ष के आदमी ही रखते हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव यह विपक्ष के किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। और लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के पास हो जाने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 कहता है कि किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत में अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लोकसभा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 35 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर के ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि नियम 199 के अंतर्गत मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए स्पीकर की अनुमति की आवश्यकता होती है। यदि मंत्री वक्तव्य नहीं देना चाहता है तो स्पीकर के द्वारा उसको अपने त्यागपत्र के विषय में बोलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह मंत्री के अपने स्वतंत्र इच्छा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 36 कह रहा है कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए कितनी? यह 50 होनी चाहिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसका जो व्याख्या है कि लोकसभा की प्रक्रिया एवं संचालन संबंधी नियमों के तहत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। नेक्स्ट है लोकसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य की संख्या कितना होगा? तो यहाँ भी 50 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 38 नंबर को ध्यान से पढ़ेंगे। कराए कि भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर एक विचार कीजिए। तो कह रहा है कि उपरोक्त में कौन सा कथन सही है? पहला है कि भारत के संविधान में किसी
अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। यह क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जा सकता है, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन क्या है आपका सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं इसके व्याख्या को, देख लेते हैं। कराई कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अतः अविश्वास प्रस्ताव यानी कि केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। इसके साथ ही भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, अनुच्छेद 118 के 1 के अनुसार संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के नियम बना सकेगा। अतः लोकसभा ने अपने नियम 198 में मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के लिए नियम बनाएगा। इस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में न होकर लोकसभा के नियम 198 में है। चलते हैं अगला प्रश्न नंबर 39। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? यह संघीय संसद करता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। कह रहा है कि विश्लेषण 1 कह रहा है कि कोई पद संसद अथवा विधानमंडल में सदस्यता के निर्हरता हेतु लाभ का पद है अथवा नहीं है, इसका निर्णय अनुच्छेद 102 के क के अंतर्गत केंद्र में संसद तथा अनुच्छेद 191 के 1 के क के अंतर्गत राज्य में राज्य विधानमंडल करेंगे। विश्लेषण 2 देखते हैं क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो संसद अथवा विधानमंडलों की सदस्यता से लाभ के पद के आधार पर निर्हर घोषित किया गया है, वह अपने लाभ के पद के कारण निर्हर अथवा नहीं, इसका निर्णय करेगा। अब देखते हैं कि क्या क्या है इसमें व्याख्या। कहता है कि केंद्र में अनुच्छेद 103 के 1 एवं 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा तथा राज्य में जो है अनुच्छेद 192 के 1 एवं 2 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल करेगा। अतः विश्लेषण 1 के अनुसार सही उत्तर बी होगा, विश्लेषण 2 के अनुसार सही उत्तर ए माना जा सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40 कहता है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन होता है, रहकर कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर होगा विधायिका। यानी कार्यपालिका जो है किसके अंदर, विधायिका के अधीन जो है रहकर कार्य कर सकता है। चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है और कार्यपालिका मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए देखते हैं इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 41 है। कराए कि प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट से पहले गृह मंत्री का पद बाद में रक्षा मंत्री बना था? यह कैलाश नाथ काटजू है, पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बना था। चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। कहा कि कैलाश नाथ काटजू नेहरू की कैबिनेट में 1951 में विधि मंत्री के रूप में शामिल हुए थे तथा इसी वर्ष वे इसी देश के तीसरे गृह मंत्री बने। 1955 में उन्हें रक्षा मंत्री का पदभार सौंपा गया। वे 1957 से 1962 के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे, कैलाश नाथ काटजू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर है आपका कौन सा? प्रश्न नंबर है 42। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 42।
कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। तो देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री जो थे वह आर के सनमुखम चेट्टी थे, सनमुखम चेट्टी थे। तो इसमें देखिए कोई ऑप्शन आपका सही नहीं है, ठीक है, कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के सनमुखम चेट्टी थे। इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट जो कि 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया। 1949 में उनके जो है स्थान पर जॉन मथाई को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। जॉन मथाई को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन बनाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन बना था। ये BR अम्बेडकर बना था। नेक्स्ट देखते हैं इसकी व्याख्या। करा कि स्वतंत्रता के पश्चात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि यानी कानून मंत्री थे, जबकि अंतरिम सरकार 1946 में कानून मंत्री जोगेंद्रनाथ मंडल थे। नेक्स्ट है कि 44 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है। तो ये बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं नहीं है, जबकि अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। 45 नंबर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। कहता है कि भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के 12वें प्रधानमंत्री देवगौड़ा थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसका व्याख्या। भारत के व्यक्ति अनुसार 12वें प्रधानमंत्री यानी कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा को शामिल करके HD देवगौड़ा थे। कौन थे। HD देवगौड़ा थे, जो 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक इस पद पर रहे। इस संदर्भ में वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 15वें प्रधानमंत्री हैं। कौन है। 15वें प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। चलिए चलते हैं आपका अगला प्रश्न नंबर आपका 46 नंबर देखेंगे। कहता है कि प्रधानमंत्री को उसके कार्यकाल के साथ सुमेलित कीजिए। देवगौड़ा का जो शासनकाल रहा था वह कब से कब रहा था। तो देवगौड़ा का 1996 से 97 ठीक है। यानी कि आपका HD देवगौड़ा का 1996 था। चंद्रशेखर का 1990 से 91। अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 2004। 1998 से 2004 अब देखेंगे इसमें नहीं है, तो आप 2000 ये 99 से मार सकते हैं इसमें, ठीक है। और इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है, इंद्र कुमार गुजराल ये 1997 से 1998। विश्वनाथ प्रताप सिंह ये 1989 से 1990। अब देखेंगे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 3 5 देखिए मिला लेंगे आप लोग, ठीक है, चूँकि सबका हम बता दिए कार्यकाल, चूँकि इसमें लगता है कि ऑप्शन कुछ गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसका देख लेते हैं। इसकी व्याख्या कर रहा है कि HD देवगौड़ा ये 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 के बीच। चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991। अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004। इंद्र कुमार गुजराल यह जो है 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998। नेक्स्ट है विश्वनाथ प्रताप सिंह, यह 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक। उल्लेखनीय है कि अटल बिहारी वाजपेयी का प्रधानमंत्री पद पर कार्यकाल इस प्रकार है: 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक, 19 मार्च 1998 से 26 मार्च 1999 तक, तथा 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई
2004 तक, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अब अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू भी, गुलजारीलाल नंदा, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी भी, यानी कि सब जो है एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 48, कहता है कि निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतराल के बाद सुशोभित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा कौन कौन? तो गुलजारीलाल नंदा, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी, यानी कि 3, 4 और 5 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में समयांतराल नहीं था। गुलजारीलाल नंदा पहली बार 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक एवं दूसरी बार 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक 2 समयांतराल में भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हुए। इंदिरा गांधी 1966 एवं 1980 और अटल बिहारी वाजपेयी 1996 एवं दूसरी बार 1998 2 समयांतरालों में भारत के प्रधानमंत्री हुए। अतः स्पष्ट है कि उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश की बाहर हुई? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह लाल बहादुर शास्त्री का। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु ताशकंद जो कि उज्बेकिस्तान में है भी वहीं पे हुआ था। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु देश के बाहर ताशकंद वर्तमान उज्बेकिस्तान की राजधानी में 11 जनवरी 1966 को हो गया था लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 50 नंबर प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? तो यह चंद्रशेखर, यह किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे, डायरेक्ट प्रधानमंत्री बने थे, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे, जबकि एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के, पी.वी. नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के, मोरारजी देसाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे तथा चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 51, निम्नलिखित में कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? तो चंद्रशेखर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा सदस्य थे? लोकसभा के सदस्य थे, तो चंद्रशेखर जो है ये लोकसभा के सदस्य थे, ऑप्शन सी। देखिए देवगौड़ा, आई के गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने प्रतिनिधित्व काल में लोकसभा सदस्य नहीं थे, जबकि चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 के मध्य भारत के प्रधानमंत्री थे और इस दौरान बलिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद भी थे। ठीक है, चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 53 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि भारत के प्रधानमंत्रियों में से अपने कार्यकाल में संसद में कभी नहीं उपस्थित हुए वह चौधरी चरण सिंह थे, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। यह कभी संसद में उपस्थित नहीं हुए। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनके पूर्व कार्यकाल के दौरान लोकसभा की बैठक ही नहीं हुई। लोकसभा के निर्धारित बैठक में से एक दिन पूर्व ही कांग्रेस द्वारा समर्थन वापसी के कारण चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अन्य तीनों प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में संसद में उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है 352 अनुच्छेद में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं इसकी व्याख्या।
संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब संघ का मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से ऐसा संसूचित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से कौन भारत के केंद्रीय मंत्री रहे? तो देखिए, भारत के केंद्रीय मंत्री बीपी सिंह भी रहे और वाईसी चौहान भी रहे, आर.के. वेंकटरमन भी रहे, प्रणब मुखर्जी भी रहे। यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 सभी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री डैश है। यह कौन सा है? तो नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। 24 जुलाई 1991 के तत्कालिक प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। इसके द्वारा किए गए आर्थिक सुधार में उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण तथा बाजारीकरण की नीति अपनाई गई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 57 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। 57 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे, सही बात है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी थे, ये भी सही है। चलिए अगला देखते हैं क्या कथन है। अगला देखते हैं कथन क्या है। वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष ये नहीं रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि भी थे, IMF में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भी यह भारत के पूर्व प्रतिनिधि भी थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि रह चुके हैं, परंतु वे वित्त आयोग के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 58 नंबर का कथन है, कह रहा है कि नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर का प्रयोग करें। अब देखिए, कह रहा है कि मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवा का उसका क्रियान्वयन करते हैं। यह कथन क्या है? सही है। संसदीय प्रणाली में मंत्री परिषद उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। दोनों कथन सही है, लेकिन एक दूसरे का व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आप देख लेते हैं, कह रहा है कि कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण का सही व्याख्या यानी स्पष्टीकरण नहीं करता है, यानी ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कह रहा है कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। मंत्रियों के उत्तरदायित्व के कारण अधिकारी अनामता के सिद्धांत से संरक्षित रहते हैं और अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यान्वयन की जिम्मेदारी अंतिम रूप से मंत्री की होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 59। कह रहा है कि भारतीय संसद में मंत्री परिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नहीं, मंत्री परिषद क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। यह कथन क्या है? बिल्कुल सही है। यानी कि कारण क्या आपका सही है, लेकिन कथन गलत है और कारण सही है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 59 के बाद इसका व्याख्या देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार संघीय मंत्री परिषद संयुक्त रूप से संसद के निम्न सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि राज्यसभा के प्रति। भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्री पद धारण करने के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं है तो उसे अनुच्छेद 75(5) के अनुसार 6 माह के भीतर
किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 60 में भी क्या है, कथन और कारण है। ठीक है, तो कथन और कारण है, ध्यान से देखेंगे कि कह रहा है कि कथन है कि किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है। यह कथन बिल्कुल सही है, चूंकि यह संवैधानिक पद नहीं है, यह असंवैधानिक पद है। वे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है, वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार उसको प्रदान नहीं किया जाता है। सही बात है, यानी ये और दोनों सही है, लेकिन क्या है कि एक दूसरे का व्याख्या इसमें भी नहीं कर रहा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा। ए और तथा आर दोनों क्या है, सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी व्याख्या। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में उप प्रधानमंत्री के पद एवं उत्तरदायित्व के निर्वहन का उल्लेख नहीं है। भारतीय प्रधानमंत्री के परामर्शानुसार राष्ट्रपति महोदय मंत्रिमंडल के किसी सदस्य के को जो है उप प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। उप प्रधानमंत्री के उत्तरदायित्वों का निर्धारण प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 61 नंबर है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति वह राष्ट्रपति में निहित होती है, प्रधानमंत्री में नहीं। तो कथन एक गलत है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, यह कथन भी आपका गलत है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष नहीं होता है, यानी कि ना तो एक सही है और ना ही दो। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि इसके व्याख्या अनुच्छेद 53A के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। कथन ये क्या हो गया, गलत हो गया। कैबिनेट सचिव प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत होता है। कैबिनेट सचिव जो है प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत होता है। सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव है, जो सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष भी होता है। ठीक है, कथन दो क्या है, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 62 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे, नहीं वो राज्यसभा से भी चुने जाते हैं। नेक्स्ट है कि केंद्रीय कैबिनेट सचिव संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करते हैं, ऐसा भी नहीं है, यानी कि एक भी गलत है, दो भी गलत है, यानी कि ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसकी व्याख्या। कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रीगण किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। अनुच्छेद 75(5) के अनुसार नियुक्ति मंत्री को किसी भी सदन का सदस्य होना न होना पर 6 माह के अंदर क्या होता है, किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य हो जाता है, अन्यथा समय अवधि बीत जाने पर वह मंत्री नहीं रह सकता है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होते हैं। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होते हैं, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, कह रहा है कि निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री की सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्य की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये 51वां संविधान संशोधन, यानी 51वां संविधान संशोधन आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। देखिए 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 में 75 का
एक एक मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 64 कहता है कि केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कार्य के कौन सा उपरोक्त में से कथन सही है। नेक्स्ट है कि 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी, यह कथन आपका सही है। 1 नंबर क्या है आपका सही है। अब नेक्स्ट क्या है आपका, कह रहा है कि वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 नहीं है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 2, 1 और 1 सही है 2 गलत है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपका अगला प्रश्न नंबर आपका 65 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है। यह श्वेत पत्र जो है यह भारत से संबंधित है। भारत में सरकार द्वारा अथवा उसके किसी मंत्रालय द्वारा किसी विषय पर विस्तृत एवं आधिकारिक विवरण श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर के रूप में जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 कहता है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो, यह उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यह अनुच्छेद 257 में प्रावधान है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी व्याख्या। कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 257(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो, यह उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारतीय सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हों। नेक्स्ट है कहता है कि संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है। तो ये गोपालास्वामी अयंगर की रिपोर्ट पर आधारित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है देखते हैं इसकी व्याख्या। एन गोपालास्वामी अयंगर ने वर्ष 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि केंद्रीय मंत्रालय ब्यूरो ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस एंड एग्रीकल्चर, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ब्यूरो ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन तथा ब्यूरो ऑफ लेबर एंड सोशल सर्विसेज में संयुक्त किए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 68। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य है। मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य है, तो इसका देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं, मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करेगा, यह कथन बिल्कुल सही है। तीसरा है कि मंत्रिमंडल समितियों के लिए एक सचिवालय सहायता, ये भी कथन क्या है सही है। मंत्रालयों को वित्तीय संसाधन का आवंटन, यह कथन गलत है। तो कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो आप देखेंगे कि 1 और 2 क्या हो गया सही हो गया। 1 और 2 आपका सही हो गया, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 में मंत्रिमंडल सचिवालय को नियमों के प्रथम अनुसूची में स्थान दिया गया है। इस सचिवालय को आवंटित विषय पहला क्या है, मंत्रिमंडल तथा मंत्रिमंडलीय समिति को सचिवालय सहायता और कार्य के नियम, यानी कि 1 और 2 नियम है। ठीक है, अब देखेंगे कि मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलीय समिति को उपलब्ध कराई जाने वाली वित्तीय सहायता में शामिल है। पहला क्या क्या है, देखिए क्या क्या शामिल है, इसको हम डिस्कस करते हैं। प्रधानमंत्री के आदेश पर मंत्रिमंडल की बैठकें आयोजित करना। ठीक है, दूसरा है मंत्रिमंडलीय बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार और वितरित करना। तीसरा है कार्यसूची से संबंधित दस्तावेज का वितरण करना। ठीक है,
अगला चलते हैं, किए गए विचार विमर्श का रिकॉर्ड तैयार करना। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की अनुमति प्राप्त होने के बाद रिकॉर्ड का विवरण। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन नीति की निगरानी करना 6 गो कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69, कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? अब देखेंगे, JL नेहरू, इसका जो समाधि स्थल कहाँ पे है? शांतिवन, ये कथन सही है। LB शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, विजय घाट। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, लेकिन राजीव गांधी का वीर भूमि है, राजीव गांधी का वीर भूमि है। और शंकर दयाल शर्मा जो कि राष्ट्रपति थे, उसका जो है समाधि स्थल कहाँ पे है? आपका कर्म भूमि में। ठीक है, तो ये कथन गलत हो गया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कह रहा है कि राजीव गांधी की समाधि स्थल वीर भूमि है, न कि कर्म भूमि। कर्म भूमि समाधि स्थल भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की है। अन्य सभी विकल्प क्या है? सुमेलित है। नेक्स्ट है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। जय जवान जय किसान का नारा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री जिसका कार्यकाल 1964 से 66, लाल बहादुर शास्त्री ने भारत पाक युद्ध के समय 1965 में दिया था। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 71 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? तो यह किया गया था 1952 में। ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद 1952 में सृजित किया गया था। संसदीय सचिव का एक उच्च रैंकिंग का सरकारी पद है। संसदीय सचिवों की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। संसदीय सचिव का प्रमुख कार्य कैबिनेट मंत्रियों एवं प्रधानमंत्री की सहायता करना होता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ तक क्या हो गया आपका ये केंद्रीय मंत्री परिषद, ये समाप्त हो गया। यहाँ पर 70 प्रश्न का हम डिस्कशन करवा चुके हैं। नेक्स्ट जो है आपका वीडियो जो आएगा महान्यायवादी और CAG, ये दोनों पर जो हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।